जब भी हम किसी हनी ट्रैपिंग केस को पढ़ते हैं या फिर हनी ट्रैपिंग केस के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है, तो जो भी हनी ट्रैपिंग करने का तरीका रहता है उसमें मोस्टली फीमेल स्पाई ही इन्वॉल्व रहती हैं। और वो फीमेल स्पाइस क्या करती हैं, जो दूसरे देश के मेल ऑफिसर्स होते हैं, मेल एजेंट्स होते हैं या फिर डिप्लोमेट्स होते हैं, वो उनको हनी ट्रैप कर लेती हैं या फिर वो उनको फंसा लेती हैं अपने जाल में। बट टुडेज केस इज़ अ लिटिल डिफरेंट। इन टुडेज केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इंडियन फीमेल जो कि पाकिस्तान के ISI एजेंट से हनी ट्रैप हो गई थी। Hi, my name is Vastu and in this video we are going to discuss the case of Madhuri Gupta. इस केस की स्टार्टिंग होती है 1980s के टाइम से, जब माधुरी दिल्ली के विकासपुरी एरिया में रहती थी अपने फैमिली के साथ। माधुरी काफ़ी इंटेलिजेंट थी और माधुरी ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। एंड जस्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स, माधुरी भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और वो काफ़ी सारे एग्जाम साथ ही साथ देती भी रहती थी। एंड अराउंड द सेम टाइम माधुरी का इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ग्रेड B ऑफिसर का एग्जाम भी क्लियर हो गया था एंड उसने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को एज एन IFS ग्रेड B ऑफिसर ज्वाइन किया। एंड क्योंकि माधुरी ने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया था, तो जिस वजह से उसकी पोस्टिंग काफ़ी सारे अलग अलग देशों में भी हुई, जैसे मलेशिया, जिम्बाब्वे, इराक, लीबिया एंड इजिप्ट। बट बाकी ऑफिसर्स को देख के माधुरी का भी मन होता था कि उसको भी किसी बड़े देश में पोस्टिंग मिले, जैसे रशिया हुआ या अमेरिका हुआ। एंड क्योंकि माधुरी एक यंग ऑफिसर थी, जिसकी वजह से उसको इनिशियली बड़े देशों में पोस्टिंग नहीं मिली, बट बाकी सारे देशों में सर्व करते टाइम या फिर वहाँ पे अपनी जॉब करते टाइम माधुरी का इंटरेस्ट उर्दू लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा था एंड उसने उस लैंग्वेज को काफ़ी डेडिकेटेडली सीखा। ये हमको इस चीज़ से पता चलता है कि माधुरी ने उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए प्रोफेशनल से कोचिंग ली थी। फिर अराउंड 2007 में माधुरी का पाकिस्तान जाने का काफ़ी मन हुआ, क्योंकि उसने उर्दू भी सीख ली थी और वो कभी कोई बड़े देश में पोस्टेड भी नहीं हुई थी। तो उसका मन था कि वो पाकिस्तान में जाके पोस्ट होए या फिर पाकिस्तान में जाके एक बार काम करके आए। एंड अब माधुरी को काम करते करते या फिर सर्विस करते करते अराउंड 25 साल हो गए थे एंड वो दिल्ली में पोस्टेड थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, जो कि एक पॉलिटिकल थिंक टैंक है। माधुरी उस थिंक टैंक में काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी डेडिकेटेडली अपना काम करती है। एंड फिर आता है साल 2008 एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2008 में ही 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, जिसमें 160 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और मुंबई 26/11 अटैक का जो मास्टरमाइंड था वो था तहव्वूर राना। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे तहव्वूर राना ने इतने स्मूथली इस अटैक को एग्जीक्यूट करवाया था इंडिया में। एंड इधर पे आई बटन पे क्लिक करके या फिर इंडेक्स कार्ड में क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरी देख सकते हो। बट आई सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। 26/11 के अटैक होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा केओस क्रिएट हो गया था। काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी आने लगी थी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। एंड 26/11 जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा इंटेल फेलियर था इंडिया के पार्ट पे, तो इंडियन एजेंसीज ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ वापस से रिपीट हो। एंड टू बी मोर कॉशियस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहती थी कि यहाँ से वो किसी को भेजें जो पाकिस्तान जाके उनकी मीडिया में क्या चल रहा है या फिर पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो सारी डिटेल्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताए। तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये डिसाइड करती है कि माधुरी को पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि माधुरी उर्दू में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट थी और माधुरी का खुद का इंटरेस्ट था पाकिस्तान जाने का। तो इस मिशन में या फिर इस ऑपरेशन के लिए माधुरी एकदम परफेक्ट कैंडिडेट बैठी। फिर माधुरी को जो इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उधर पे एज अ सेकेंड सेक्रेटरी ऑफ प्रेस एंड कम्युनिकेशन बना के भेज दिया था। माधुरी को पाकिस्तान भेजने का मेन यही रीज़न था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में जो भी न्यूज़ चल रही है या फिर पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उनको डे टू डे ट्रैक कर सकें, उनके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास डे टू डे अपडेट आती जाए। अब माधुरी का जो नॉर्मल काम था या फिर जो उसके डे टू डे वाली एक्टिविटीज़ थी
वो तो चल ही रही थी, बट साथ ही साथ क्योंकि माधुरी को वहाँ की इंटेल एजेंसीज के बारे में या फिर वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में भी न्यूज़ चाहिए थी, तो उन न्यूज़ के बारे में पता करने के लिए या फिर उन न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए माधुरी का पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस या फिर न्यूज़ एजेंसीज के साथ काफ़ी मिलना जुलना था। 2009 में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में, जहां पे माधुरी को भी इनवाइट किया जाता है। माधुरी उस पार्टी में काफ़ी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से मिलती है, काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर्स से मिलती है, और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है जंग न्यूज़पेपर के सीनियर जर्नलिस्ट जावेद राशिद से। माधुरी ने जावेद के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की कि कैसे माधुरी काफ़ी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान की न्यूज़ के बारे में, और इसी बीच जावेद माधुरी को पार्टी के दौरान 2 लोगों से मिलवाता है ये कह के कि ये मीडिया वाले हैं और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड उनमें से एक का नाम था मुदस्सर रज़ा खान एंड दूसरे का नाम था जमशेद। जमशेद अपने अर्ली 30s में था एंड काफ़ी स्मार्ट भी था। जमशेद से बात करके माधुरी काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी एंड उन दोनों ने साथ ही साथ अपने फ़ोन नंबर्स को भी एक्सचेंज कर लिया था। ऑल्दो नंबर शेयर करने का प्राइमरी रीज़न यही था कि जमशेद माधुरी की हेल्प कर सके, बट वॉट हैपेंड वॉज वो दोनों अपनी कंपनी को काफ़ी एंजॉय करने लगे थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे, विच डेवलप्ड अ कनेक्शन बिटवीन देम। एंड धीरे धीरे माधुरी और जमशेद के बीच में एक अफेयर शुरू हो गया था। एंड लेट मी टेल यू, इस टाइम पे माधुरी की एज अप्रॉक्स 52 साल की थी एंड जमशेद अपने 30s में था। एंड क्योंकि माधुरी सिंगल थी एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उर्दू और उससे रिलेटेड चीज़ों में, तो उसको जमशेद के साथ एक कनेक्शन फील हुआ। बट टू आवर सरप्राइज, जो जमशेद और राना थे वो कोई मीडिया वाले नहीं थे, वो आईएसआई के एजेंट्स थे जिनको आईएसआई ने माधुरी को हनी ट्रैप करने के लिए भेजा था। जमशेद और राना का यही काम था कि माधुरी को हनी ट्रैप करके उससे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाएं। एंड इन नो टाइम माधुरी जमशेद के प्यार में पड़ चुकी थी एंड माधुरी जमशेद के साथ शादी करना चाहती थी। वो खुद को कन्वर्ट करना चाहती थी इस्लाम में ताकि वो जमशेद के साथ रह पाए इस्लामाबाद में। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जमशेद और राना दोनों ने माधुरी से इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। उन्होंने माधुरी को नए ईमेल्स बना के दिए थे जिससे माधुरी उन दोनों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। एंड एज पर द चार्जशीट जो माधुरी के अगेंस्ट में फाइल हुई थी, उससे ये पता चला कि माधुरी और जमशेद के बीच में या फिर माधुरी और राना के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 72 ईमेल्स एक्सचेंज हुए हैं। एंड उन ईमेल्स में जो इन्फॉर्मेशन माधुरी ने शेयर की थी वो काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लेके आई थी जिसको उन्हें 2020 तक जम्मू कश्मीर में सेटअप करना था। तो राना ने माधुरी को इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, इस प्रोजेक्ट के पूरे प्लान के बारे में पता करने को बोला। एंड माधुरी जो कि जमशेद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, उसने इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया। ऑल्दो ये जो प्रोजेक्ट था वो माधुरी के स्कोप ऑफ वर्क से काफ़ी अलग था, काफ़ी डिफरेंट था, बट क्योंकि माधुरी इतने टाइम से इतने स्मूथली सारी इन्फॉर्मेशन को उन लोग के साथ शेयर कर रही थी, तो माधुरी को लगा कि इस बार भी वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगी या फिर एक्सट्रैक्ट कर लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। एंड क्योंकि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में सेटअप होना था, तो माधुरी खुद जम्मू कश्मीर गई थी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाने कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। एंड क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारा काम काफ़ी अनयूजुअल था, तो माधुरी के सीनियर्स को माधुरी पर शक होना शुरू हो गया था। एंड सेम चीज़ माधुरी के सीनियर्स ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को कम्युनिकेट भी किया। एंड क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑलरेडी माधुरी पर शक हो रहा था या फिर उनको ऐसा था कि कोई ना कोई पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उनके इस शक को यकीन में माधुरी के सीनियर्स की बातों ने बदल दिया था। और फिर मिनिस्ट्री माधुरी को वापस दिल्ली बुलाने का प्लान करती है। अब अगर एकदम से माधुरी को दिल्ली बुलाया जाता तो थोड़ा सा शक होता माधुरी को या फिर वो अलर्ट हो जाती, बट उसी टाइम सार्क की मीटिंग होने वाली थी, तो माधुरी को इंडिया ये कह के बुलाया गया कि आप काफ़ी सीनियर डिप्लोमेट हैं, आप काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पूरी चीज़ में, तो हम चाहते हैं कि आप इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करो। फिर 21 अप्रैल 2010 को माधुरी पाकिस्तान से फ़्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाती है
एंड 23 अप्रैल को उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाया जाता है ये डिस्कस करने के लिए कि सार्क की मीटिंग को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। माधुरी उस मीटिंग में टाइम से तो पहुंच जाती है, बट टू हर सरप्राइज उस मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा 3 IB के ऑफिसर्स भी थे। एंड इससे पहले माधुरी खुद कुछ समझती, उस मीटिंग में बैठे हुए लोग माधुरी को कन्फ्रंट करते हैं एंड उसको बताते हैं कि उसका ISI के साथ कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। मिनिस्ट्री के लोगों ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी पहले से बुला के रखा हुआ था जिससे माधुरी का इमीडिएट अरेस्ट हो पाए। एंड माधुरी के अरेस्ट की कहानी या माधुरी के अरेस्ट की न्यूज़ कोई भी मीडिया में सर्कुलेट नहीं की गई। MEA के ऑफिसर्स, IB के ऑफिसर्स एंड RNAW के ऑफिसर्स ने माधुरी की इंक्वायरी की एंड उसी से पता चला कि माधुरी ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ISI के एजेंट्स के साथ शेयर करी है। इंक्वायरी पूरी होने के बाद माधुरी की कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो गई थी एंड इन 2018 माधुरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के सेक्शन 3 एंड 5 के वायलेशन में सजा सुना दी जाती है। इस केस के अराउंड काफ़ी सारे रूमर्स भी सामने आते हैं जैसे कि IB एंड RNAW की रेवलरी की वजह से माधुरी को इस केस में फंसाया गया या फिर माधुरी ने अपने सीनियर्स से एंड मिनिस्ट्री से बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें करी। ऑल्दो IB एंड RNAW के बीच की राइवलरी आज के टाइम पे काफ़ी छुपी बात नहीं है, बट आई डोंट थिंक माधुरी के ये सारी चीज़ें करने का वो रीज़न हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इन 2021 माधुरी अपनी मिड 60s में थी जिसकी वजह से उसकी हेल्थ में भी काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस आ गए थे एंड उन्हीं सब इम्प्लीकेशंस के बढ़ने की वजह से शी पास्ड अवे एंड ये केस क्लोज हो जाता है। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बट this was the case of Madhuri Gupta. Thank you so much for watching my video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next one.